Assalamu alaikum. I'm Sumal Shazad, and today's topic is India is a quasi federation. Quasi का मतलब क्या होता है? Quasi का मतलब होता है half, ठीक है? प्योरली फेडरेशन नहीं है, मिक्सचर है फेडरेशन का और यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। तो हम लोग फीचर्स देखते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरेशन के हक में जाते हैं और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी फॉर्म को जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन फीचर्स। इसमें क्या है कि इंडिया एक वास्ट टेरिटरी है जहाँ बहुत सारे कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रेसेस, रिलीजन्स और लैंग्वेज वगैरह बसती है। तो आप ये समझ सकते हो कि लॉजिकली इंडिया को फेडरेशन ही सूट करता है। फेडरेशन में क्या होता है, जो प्रोविंस होते हैं ना, जो यूनिट्स होती हैं, स्टेट्स होती हैं, वो सब अपनी अपनी गवर्नमेंट खुद रन कर रही होती है, अपने अपने लेजिस्लेचर में खुद ही बैठे होते हैं और खुद ही रन कर रहे होते हैं। तो फेडरेशन जो है ना, इंडिया को एक्चुअली में बहुत सूट करता है। बट इंडिया को कुछ यूनिटरी फीचर्स भी दिए गए। तो फेडरेशन में हमारे पास जो फीचर्स हैं वो क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल पॉलिटी, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ पावर। अब आपको पता है कि फेडरेशन में क्या होता है, 2 से 3 लिस्टें होती हैं। एक फेडरेशन की लिस्ट होती है, एक प्रोविंस की लिस्ट होती है, और अगर तीसरी लिस्ट होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसमें फेडरेशन और स्टेट्स दोनों मिलके लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक फेडरेशन है। क्यों? क्योंकि इधर जो है वो फेडरेशन को भी लिस्ट दी हुई है अपनी पावर्स की। ठीक है, उसको सफेयर्स समझाया हुआ है कि आपने इन सफेयर्स में जो है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन करनी है। इसी तरह स्टेट्स को भी कुछ लिस्ट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं, कुछ अफेयर्स असाइन कर दी गए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स दे दी हैं जिसमें वो खुद इंडिपेंडेंटली लेजिस्लेशन करते हैं, फ्रीली फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द फेडरेशन। तो ये एक फीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिनोट करता है कि इंडिया एक फेडरेशन है, क्योंकि हम पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जो कि फेडरेशन में ही होता है। देन क्या है? स्ट्रॉन्ग जुडिशरी। अब स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, जब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि स्ट्रॉन्ग जुडिशरी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि यूके में नहीं है तो यूएसए में है। क्यों स्ट्रॉन्ग जुडिशरी ज़रूरी है? यूएसए जो है ना वो फेडरेशन है और यूके यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, वहाँ स्टेट्स है ही नहीं, स्टेट्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं। सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात कहती है वो ही होती है। ठीक है, यूएसए में क्या है कि वहाँ स्टेट्स की भी गवर्नमेंट है और सेंटर की भी गवर्नमेंट है। अब अगर कोई क्लैश आ जाए स्टेट्स का सेंटर के साथ या स्टेट्स का आपस में, तो वहाँ जुडिशरी जो है वो स्ट्रांग मौजूद है, जो कि जो भी हुक्म सादिर करती है वो दोनों को मानना पड़ता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में स्ट्रांग जुडिशरी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कोई क्लैश अराइज होने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि एक गवर्नमेंट है वो किससे लड़ेगी। लेकिन जहाँ 2 3 4 गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में तो लड़ सकती है ना, तो इनका मसला हल करने के लिए जुडिशरी को स्ट्रांग होना पड़ता है। तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है जो कि फेडरेशन के हक में जाता है। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट है। जुडिशरी जो है वो नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं किसी भी लॉ को पास बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशंस को, और जो स्टेट के कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर के दिए हुए फैसलों को या लॉस को जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जुडिशरी फेडरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए जुडिशरी को आगे आना पड़ता है। वो डिस्प्यूट चाहे सेंटर और स्टेट्स का हो या स्टेट्स का आपस में हो। तो यूनिट रिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में आपको स्ट्रॉन्ग जुडिशरी नहीं चाहिए होती, और इंडिया में ये है, तो ये फेडरेशन की तरफ एक इंक्लिनेशन है। देन हमारे पास क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि यह भी फेडरेशन का एक फीचर है, जो कि क्या करता है कि तमाम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तमाम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता देता है कि कौन सा ऑर्गन किस तरह किस किस अफेयर में रह के काम करेगा, उसमें जो लोग आएंगे वो किस तरह आएंगे, उनको निकाला किस तरह जाएगा, वो सारी बातें। ठीक है, इलेक्शन का हिसाब किताब कैसे होगा, अपॉइंटमेंट का हिसाब किताब कैसे होगा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। तो फिर अब जो भी ऑर्गन है वो या इंस्टीट्यूशन है
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही काम करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल पैरा होके। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम नहीं करा, आई मीन टू से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन होके काम नहीं करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बातें बता दी उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपने कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको अकाउंटेबल रखा जाएगा, ठीक है। वो जुडिशरी मौजूद है जो उसको अकाउंटेबल करेगी। तो जुडिशरी क्या है, गार्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो नल अवॉइड भी कर सकती है लॉज को, जो भी लेजिस्लेचर बना रहा है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिया, अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर कोई लॉ बना है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड भी कर देगी। अगर कोई इंसान अपने दायरे कार में रह के नहीं काम कर रहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे बता दिया है, तो जुडिशरी उसको अकाउंटेबल भी करेगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो उसे सजा होगी। देन डुअल पॉलिटी, व्हाट इज डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटिक्स से समझते हैं आप, ये दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, डुअल पॉलिटी में। और ये फेडरेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है जिसमें सेंटर के पास भी एक गवर्नमेंट होती है और स्टेट के पास भी गवर्नमेंट्स होती है। सेंटर में आप देखते हो कि जैसे पाकिस्तान में भी क्या है, डुअल पॉलिटी है, पंजाब असेंबली है, सिंध असेंबली है, केपीके की, बलोचिस्तान की, सबकी असेंबलीज हैं, सबके लेजिस्लेचर हैं, सबके अपने सीएम्स हैं, ठीक है। फिर सीएम की अपनी कैबिनेट होती है, और फिर एक गवर्नर होता है जो सेंटर अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से गवर्नर का रुतबा कैसा है, प्रेसिडेंट जैसा, सीएम का प्राइम मिनिस्टर जैसा, लेजिस्लेचर तो वैसे लेजिस्लेचर है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी कोर्ट्स भी होती हैं। तो क्या मतलब है इस कहने का कि स्टेट्स के पास अपनी पूरी पूरी एक तरह से गवर्नमेंट है, फिर सेंटर में भी एक गवर्नमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है जो कि स्टेट के सेंटर के अफेयर्स तक को संभालती है। तो डुअल पॉलिटी है, स्टेट्स के अपने पास भी गवर्नमेंट है और सेंटर की अपनी भी गवर्नमेंट है, ठीक है। और झगड़ा ना हो तो इनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इंडिया एक फेडरेशन है क्योंकि यहाँ हर स्टेट में दो दो गवर्नमेंट्स हैं, मतलब इंडिया में दो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट भी और एक सेंटर में भी गवर्नमेंट है। तो ये कहने का मकसद है, एक सेंटर की गवर्नमेंट है और एक यूनियन की गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब आई मीन टू से कि स्टेट्स की गवर्नमेंट है। तो जो यूनियन होता है उसके अंदर, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट प्रेजेंट होती है जो कि सेंटर की मौजूद होती है, स्टेट्स के पास कोई भी इस तरह के इख्तियार नहीं होते कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हमारे पास कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो पार्टली रिजिड है, क्योंकि हमने जब सेलियंट फीचर्स पढ़े थे तो हमने इस चीज़ को देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो अमेंड नहीं हो सकती, 51% मेजोरिटी के साथ भी नहीं हो सकती। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि मतलब कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है कि वो होंगे तो वो चीज़ें अमेंड हो सकती हैं। तो ये एक क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फेडरेशन का ही फीचर है, क्योंकि फेडरेशन में क्या होता है, तमाम स्टेट्स के पास उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाना होता है। अगर आधी से ज़्यादा स्टेट्स उसको 51% मेजोरिटी से पास कर देती है अपने लेजिस्लेचर से, तो वो जो है वो एक तरह से अप्रूव हो जाता है और वो एक्शन में आ जाती है अमेंडमेंट, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा है, ठीक है, कुछ प्रोविजंस के साथ ऐसा है कि उनमें चेंज लाना बहुत मुश्किल है, स्टेट्स की जो कंसेंट होती है वो नेसेसरी होती है। फिर यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स क्या है हमारे पास, यूनियन में क्या होता है, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में हमें यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से नजर आते हैं, वो एक सिंगल सिटीजनशिप है, एक्सेसिव अथॉरिटी है सेंटर के पास, रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है ये भी देख लेते हैं, ये भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का फीचर है कि रेजिड्यूरी पावर्स जो है वो किसके पास अलाइन करिए यहाँ पे। एमरजेंसी पावर्स है सेंटर के पास, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इनक्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है, एंड सिंगल जुडिशरी। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो ये फीचर्स और डिटेल में देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, जहाँ भी सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना, तो सेंटर क्या करता है, प्रोविंसेस को इख्तियार नहीं देता कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट बना भी रहे ना जैसे इंडिया में, तो उसने सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। कोई बंदा ये जाके नहीं कह सकता कि मैं जो है मेरे पास हरियाणा की सिटीजनशिप है या बिहार की सिटीजनशिप है या उड़ीसा की सिटीजनशिप है, मैं बंगाली सिटीजनशिप रखता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है, ठीक है, सिर्फ यूनियन की सिटीजनशिप दी जाती है।
वो सिटीजनशिप इंटायर कंट्री की होती है, किसी स्टेट की नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में आपका एक डोमिसाइल बनता है और एक एनआईसी कार्ड बनता है। डोमिसाइल क्या है, वो प्रोविंशियल सिटीजनशिप है, और जो एनआईसी कार्ड है वो आपका क्या है, आपके सेंटर की सिटीजनशिप है। तो अब यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें बताती है कि इंडिया एक यूनियन है, वो अपने सिटीजन को सिर्फ एक ही सिटीजनशिप दे रहा है, और वो क्या है, पूरी स्टेट की, पूरे कंट्री की, वो इंडियन सिटीजनशिप है। देन क्या है, एक्सेसिव अथॉरिटी टू द सेंटर। अब जैसे कि आपने देखा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई, दो लिस्टें बन गई, जिनमें एक लिस्ट दे दी प्रोविंसेस को कि आप इन अफेयर्स में लेजिस्लेशन कर सकते हैं, और एक लिस्ट पहुंच के सेंटर के पास, सेंटर को बता दिया आप इन अफेयर्स में लेजिस्लेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इंडिया में क्या हुआ है कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, उसमें इस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि ज़्यादा पावर जो है ना वो सेंटर के पास चली गई। सेंटर पावरफुल हो गया एज कम्पेयर टू स्टेट्स। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इतना अंदाज में हुआ है कि सेंटर को उन्होंने पावरफुल कर दिया स्टेट्स के मुकाबले में। हालांकि फेडरेशन में वीक सेंटर इम्पॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर बहुत मजबूत हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्टेट्स बहुत वीक है। और स्ट्रॉन्ग सेंटर यूनियन का फीचर होता है, यूनियन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स ऐसी पावर्स होती है जिनके बारे में आप समझ लो कि वो अनडिफाइंड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन चुप होता है, खामोश होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बात नहीं की होती है। अब जो फेडरेशन होती है ना, वहाँ ये रेजिडुअल पावर्स जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है, वो सेंटर से लाई करती है, सॉरी सेंटर के साथ रिलाई मतलब नहीं होती, वो स्टेट्स को बिलोंग करती है। वो सारी पावर्स, रेजिडुअल पावर्स सेंटर को बिलोंग नहीं करती, स्टेट्स को बिलोंग करती हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में जितनी भी रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसके पास जा रही हैं, वो सारी की सारी रेजिडुअल पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास जा रही है, जो कि यूनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर्स किसी भी फेडरेशन में स्टेट्स को बिलोंग करती है, क्योंकि स्टेट्स को स्ट्रांग होना पड़ता है, लेकिन इंडिया में सेंटर को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने गलती की हुई है, पावर लाइज विद द सेंटर, वाल इन इंडिया यहाँ सेंटर नहीं आना था, ये स्टेट्स आना था। ठीक है, नेक्स्ट, एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर्स में आप देखते हो कि इंडियन जो है प्रेसिडेंट, उसके पास ये पावर है कि वो इंडिया के किसी भी हिस्से में इमरजेंसी लगा सकता है। जैसे आप देखते हो कि कश्मीर में आए दिन इमरजेंसी लगी होती है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, इस सेंटर के पास है, जो कि सेंटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। सेंटर किसी भी स्टेट के अंदर भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और स्टेट्स को बिल्कुल ही अपाहिज कर देती है। देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हमारे पास कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन का एक फीचर है। ठीक है, और रिजिडिटी फेडरेशन का फीचर है। अब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है कि कोई ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको अमेंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि बहुत सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड हो जाती हैं। तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसको जो है वो बता रहा है कि मैं किस किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उसमें क्या फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर ऑफ द unitary form of the government, and here we can see that the constitution is flexible, some provision of the constitution are flexible. ठीक है, inequality of the representation। अच्छा, यहाँ पर ना आपने देखा कि सेनेट जब होती है ना, बनती है, अवर हाउस बनता है जैसे हमारे पाकिस्तान में, तो जितने भी प्रोविंसेस हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन और साइज ऑफ द स्टेट, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। जैसे यूएसए में हर स्टेट से दो दो लोग आ रहे हैं, चाहे उनकी पॉपुलेशन कितनी ही ज़्यादा है या कितनी ही कम है, उनका रकबा कितना ही बड़ा है, कितना भी कम है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, लोअर हाउस पॉपुलेशन की बेसिस पे अरेंज होता है। इंडिया में उन्होंने अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों को पॉपुलेशन की बेसिस पे अरेंज किया हुआ। ठीक है, दोनों में रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो पॉपुलेशन की बेस पर है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में दी ही नहीं, एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन की बेसिस पे उन्होंने सेनेट में भी रिप्रेजेंटेशन दी है या राज्यसभा में। ठीक है, जो कि बताता है कि इंडिया ने क्या किया है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को जो है वो एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में।
देन सिंगल जुडिशरी, अब इसका क्या कंसेप्ट है सिंगल जुडिशरी का? इंडियन जुडिशरी जो है ना वो सिंगल जुडिशरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, वो एपेक्स कोर्ट है, और जो बाकी सारे हाई कोर्ट्स है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं, वो उससे आज़ाद नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ पायरामिड। नीचे सारे छोटे छोटे स्टेट्स के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। उन सब का समझ लेंगे बाप समझ ले, ठीक है। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट जो सॉरी हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोलर है ऑल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक एविडेंस है कि इंडिया एक यूनियन है, क्योंकि वहाँ स्टेट कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, सेंट्रल कोर्ट की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सारे फीचर्स थे जो कि बताते हैं कि इंडिया एक यूनियन भी है और फेडरेशन भी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, और जिनके पास मेरा नंबर है मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।